हाय एवरीवन। अभी तक हमने जितना भी रिएक्ट पढ़ लिया है वो काफ़ी है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उतना मोर देन इनफ है। आप उतने नॉलेज का यूज़ करके कैसे भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और आजकल के जो नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सब उसी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं जितना हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर आपने पिछले वीडियो तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया है इसका मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिएक्ट के अंदर रेडी हैं और आप जॉब के लिए भी रेडी हैं। लेकिन जॉब के अंदर कई बार क्लास बेस्ड कंपोनेंट पूछे जाते हैं। रिएक्ट के अंदर अभी हमने केवल फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े हैं। पहले बहुत पहले लगभग 2018-19 से पहले रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स थे लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे। उस टाइम पे जो मेन लॉजिक होता था हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ही लिखते थे। लेकिन उसके बाद हुक्स आए और फिर सारा लॉजिक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आ गया और क्लास कंपोनेंट्स को उसके बाद से कोई यूज़ भी नहीं करता है और रिएक्ट भी रिकमेंड नहीं करता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ करें। लेकिन अभी भी पुरानी कंपनीज में मतलब किसी भी कंपनी में जो कि जहाँ पे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हो सकता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हों। तो अगर आप कंपनी में जाते हैं तो हो सकता है आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट से इंटरेक्ट करने को मिल जाए। उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कभी कभी मिल सकता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का प्रोजेक्ट। तो आपको उस टाइम पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और इंटरव्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि जो भी डेवलपर्स थे जो कि रिएक्ट में काम करते थे जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो लोग सीनियर डेवलपर्स होते हैं। तो वो लोग मेनली क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे काम किए होते हैं। हालांकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे भी काम किए रहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो पसंद करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट से क्वेश्चंस पूछना। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, इन सब तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से आने वाले हम कुछ वीडियोस में एक दो वीडियोस में क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझ लेंगे ताकि इंटरव्यूज़ के लिए हम एकदम रेडी हो जाएं। और अगर हमें कभी भी किसी प्रोजेक्ट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट मिलते भी हैं तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ काम करने में एकदम कंफर्टेबल रहें। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने वही अपने पुराने वीडियो का मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जहाँ पे हमने लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट करी थी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी किसी भी लिंक पे अगर मैं जाता हूँ तो हमने आर्टिफिशियल वेट टाइम लगाया था 1 मिनट का, उसको मैं हटा देता हूँ। कहाँ गया हमारा, मैं भूल गया हूँ, मेन कंपोनेंट के अंदर था शायद। तो इसको हम 0 कर देते हैं ताकि थोड़ा फास्ट रहे। बस इसको मैंने 0 कर दिया है। अभी अगर मैं किसी भी कंपोनेंट पे जाता हूँ तो बहुत ही फास्ट लोड हो रहा है। बस ताकि हमें बार बार अगर किसी भी लिंक पे जाएं तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलो क्लास कंपोनेंट समझते हैं। अभी क्लास कंपोनेंट समझने से पहले मैं एक छोटा सा काउंटर मैं आपको बोलता हूँ। आप एक काउंटर वाला एक कंपोनेंट बनाओ काउंटर नाम से और उसका नाम देना काउंटर न्यू। और वो एक फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा। उसके अंदर एक बटन रखना है जिसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो काउंटर इंक्रीज होता रहे, वो नंबर इंक्रीज होता रहे। बस आपको वीडियो पॉज करना और एक कंपोनेंट बनाना है काउंटर और उसको होम कंपोनेंट के अंदर रख देना। सिंपल सा, डिज़ाइन मैटर नहीं करता, फंक्शनलिटी मैटर करती है। आप वो करना, वीडियो को पॉज करो और आप इम्प्लीमेंट करो। फिर उसके बाद मैं भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम उसी का क्लास वर्जन बनाएंगे, क्लास में कैसे करते हैं वो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं बनाता हूँ एक काउंटर नाम से एक कंपोनेंट। मैं इसका नाम दूंगा न्यू काउंटर। न्यू काउंटर क्योंकि हम इसके अंदर हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करेंगे और फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो न्यू कंपोनेंट है। मतलब फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो नए हैं बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कंपैरिजन में। तो क्लास का नाम हम दे देंगे ओल्ड ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे दोनों के बीच में। तो अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है मैं यहाँ पे RFC लिखूंगा और ये इतना कंपोनेंट बन गया है। अब यहाँ पे मुझे एक बटन बनानी है और एक नंबर दिखाना है। तो उसके लिए मैं एक काउंट नाम से एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। और इसमें मैं 0 इनिशियली रख देता हूँ और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर काउंट दिखा देंगे और एक बटन ले लेते हैं। बटन के अंदर हम प्लस लिख देंगे और एक माइनस वाली बटन भी ले लेते हैं, ठीक है। माइनस वाली बटन इसको घटाएगी और प्लस वाली बटन इसको इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। और अब इसके बाद
अभी तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज का वो लॉजिक नहीं लिखा है, चलो वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे हम क्या करेंगे, सेट काउंट, अरे यार ऑन क्लिक यहाँ पे लिखना है, दोनों पे मैं कर्सर करके मैं एक साथ लिखता हूँ, ऑन क्लिक सेट काउंट। और यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर हम चाहें तो काउंट -1 और काउंट +1 लिख सकते हैं और ये काम करेगा। तो अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। इसको मैं प्लस कर दूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। अभी न्यू काउंटर को मैं होम कंपोनेंट के अंदर रखता हूँ। इधर मैं एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू काउंटर वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करवा लेता हूँ और इधर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो ये इतना बन गया है। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, इसको मैं हल्का सा स्टाइल कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम, और हमारे इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी टेलविंड सेटअप है तो हम सीधा फ्लेक्स लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्लेक्स अप्लाई हो जाएगा। और गैप दे देते हैं थोड़ा सा, गैप 4, ठीक है, इतना गैप हो गया। और इन बटन्स को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। तो इसको मैं बैकग्राउंड ब्लू 400 ये दे देता हूँ और px4 py1 राउंडेड इतना कर दूंगा तो एक बटन जैसा लगने लगेगा ये, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर है उसका जो क्लास का नाम है। तो ये सारा सेंटर में हो गया और इसके मार्जिन टॉप में थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 6 कर देते हैं तो थोड़ा सा गैप हो गया। तो अभी हमने काउंटर वाला कंपोनेंट बना लिया है। अगर इसमें हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस पे क्लिक करते हैं तो डिक्रीज हो रहा है और एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं और अगर मुझे 2 स्टेट्स क्रिएट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, काउंट उसका नाम काउंट रहने देते हैं, इसका नाम काउंट 2 कर देते हैं और इसका भी नाम सेट काउंट 2, ठीक है। और अगर मैं इस चीज़ को डुप्लीकेट करूं, मैं एक JSX फ्रैगमेंट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक JSX के अंदर रैप करके एक बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगर मुझे 2 बार इसी चीज़ को करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने दोबारा से पेस्ट कर दिया तो 2 बार मेरे पास काउंटर आ गए हैं। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है तो इसको मुझे 2 कर देना है, इसको मुझे 2 कर देना है, इसको जहाँ भी काउंट है उसको 2 कर देना है। तो ये दूसरे काउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे हम। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये अलग बढ़ेगा, ये अलग बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने काउंट बना लिया है। अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रॉप पास करना है, मैं एक प्रॉप पास करवा देता हूँ, नेम नाम से प्रॉप यहाँ पे मैं पास करता हूँ। मैं यहाँ पे नेम या काउंटर नेम या नेम ही रहने देते हैं और इसको मैं एक स्ट्रिंग दे दूंगा, फंक्शन न्यू काउंटर, ठीक है, न्यू काउंटर ये नाम दे दिया मैंने। और यहाँ पे फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली प्रॉप्स का एक्सेस होता है, इस तरह से प्रॉप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम अगर शो करना चाहें तो आराम से हम इसको शो कर सकते हैं प्रॉप्स डॉट नेम करके। यहाँ पे अगर हम शो करना चाहें, मैं एक h2 ले लेता हूँ या h1 ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर हमें शो करना है तो हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम ऐसा कर सकते हैं तो ये हमें दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लें जो भी नेम है और इसको इस तरह से हम दिखा देंगे तो हमें प्रॉप्स डॉट नेम इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी भी ये दिख रहा है। अभी इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ
ठीक है, तो एक हमने प्रॉप भी पास कर दिया, या इनिशियल काउंट हम ले सकते थे। ठीक है, इनिशियल काउंट एक प्रॉप लेके यहाँ पे इनिशियली जो भी हमें इनिशियल वैल्यू अगर कुछ देनी थी तो वो दे सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना हमने बस केवल नेम ही पास किया। अब यही सेम चीज़ अगर हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करना है तो हम कैसे करेंगे? तो चलो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं एक, उसका नाम हम देंगे ओल्ड काउंटर। और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास जो है ES6 क्लासेस, उसका यूज़ करना होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस नहीं पता है कि क्लासेस क्या होती हैं, तो ऑलरेडी मैंने क्लासेस को जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के अंदर पढ़ा रखा है। यहाँ पे ऊप्स इन जावास्क्रिप्ट नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 8 वीडियोज़ हैं, उसी में एक वीडियो है क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपको क्लासेस समझनी है तो आप स्टार्टिंग से देखना, तो ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्लासेस समझने के लिए और भी चीज़ें आनी चाहिए जो कि मैंने ऊपर पढ़ाया है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, उसके बाद ही क्लासेस समझ में आएंगी। मतलब क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्लासेस के साथ काम करते हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जिसमें 96 वीडियोज़ हैं, उसी का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, उसमें एपिसोड नंबर 80 से लेके एपिसोड नंबर 87 तक है। ठीक है, ये ऊप्स मैंने पढ़ाया है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस आती होंगी अगर आप ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो चलो हम एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड और फिर उसका नाम ओल्ड काउंटर। तो बस इतना करने से एक क्लास बन गई है, लेकिन अभी ये रिएक्ट की क्लास नहीं है, मतलब रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है। रिएक्ट का कंपोनेंट होने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड्स यहाँ पे हमें लिखना है, और एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट जो कि रिएक्ट से एक्सपोर्ट किया गया है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। तो हमें अपने क्लास को एक्सटेंड करवाना होता है रिएक्ट की एक क्लास से। ये कंपोनेंट जो है ये भी एक क्लास है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्लास है ये। तो रिएक्ट से एक क्लास एक्सपोर्ट की गई है, हमें अपने कंपोनेंट को, अपने क्लास को एक्सटेंड करवाना होता है रिएक्ट की कंपोनेंट क्लास से। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी एक चीज़ और करना है, वो क्या है कि हमें एक रेंडर मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एक रेंडर मेथड क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा, इसके अंदर से कुछ JSX रिटर्न होगा। जैसे कि यहाँ से मैं एक H1 रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड काउंटर। बस इतना करने से हमारा एक रिएक्ट का क्लास कंपोनेंट बन चुका है। अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर दें तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको नॉर्मल कंपोनेंट की तरह। मैं अगर इसको एक्सपोर्ट कर दूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ओल्ड काउंटर। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूं कहाँ पे? इधर होम के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूं, या कहीं भी मैं इंपोर्ट करके इसको ओल्ड काउंटर को यूज़ कर सकता हूं। ठीक है, ये देखो ओल्ड काउंटर यहाँ पे आ गया। ये नॉर्मल कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है, जैसे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आज तक हमने बनाया है उसी तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर लगा दूं, डिवाइडर एक HR टैग होता है, HR टैग दे देते हैं, देखते हैं ये आ तो गया है, लेकिन बहुत यहाँ पे लाइन आ गई है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है। तो इसमें देखते हैं मार्जिन काम करता है कि नहीं। MY6 इस तरह से। ठीक है, तो मार्जिन टॉप एंड बॉटम मैंने दे दिया 6। तो अभी क्या किया मैंने, थोड़ा सा स्पेस की, ये हमारा न्यू कंपोनेंट रहेगा, ये नीचे इसके ओल्ड कंपोनेंट रहेगा। इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रॉप पास करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम पास किया था, अगर हमें यहाँ पे नेम पास करना है, ठीक है, तो नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस कंपोनेंट के अंदर हमें कैसे एक्सेस मिलेगा? वहाँ पे तो हम प्रॉप्स यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे एक फंक्शन के आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे हमें कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेस है। हम अगर यहाँ पे कंसोल लॉग करें तो जब भी हम क्लास कंपोनेंट के साथ काम करते हैं
हमें दिस के साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, दिस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, दिस कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। और ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से रिएक्ट जो है क्लास कंपोनेंट से फंक्शनल कंपोनेंट के बीच शिफ्ट हो गया, क्योंकि दिस कीवर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, और अलग अलग जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग आती रहती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसीलिए रिएक्ट वालों ने एकदम से क्लास बेस्ड कंपोनेंट को हटा ही दिया। मतलब सपोर्टेड है अभी भी, लेकिन रेकमेंड नहीं किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस एक्सेस करूँ, मैं कंसोल लॉग दिस करता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। रेंडर के अंदर हमें दिस का एक एक्सेस रहेगा, और अगर मैं रिलोड करूँ तो दिस के अंदर देखो ओल्ड काउंटर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉप्स करके एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स करूँ तो देखना ये हमें पूरा वही प्रॉप वाला ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें नेम चाहिए तो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हम चाहें तो एक वेरिएबल बना लें कॉन्स्ट नेम, मतलब डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम भी कर सकते हैं। और अगर हमें नेम दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं आराम से। तो मैं यहाँ पे नेम अगर दिखा दूँ ओल्ड काउंटर को हटा के, तो ये न्यू काउंटर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम है ओल्ड काउंटर, तो इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ, ये ओल्ड काउंटर हो गया। अभी इस कंपोनेंट को हमें एकदम इस तरह से बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पूरा जो JSX था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन रहने दो, ठीक है, रहने दो। मैं एक एक करके करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मैं एक यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बस केवल इतना कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा ये इतना पोर्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें स्टेट देखो, प्रॉप तो हमने देख लिया कि प्रॉप कैसे एक्सेस होता है। हम यहाँ से नॉर्मली पास करेंगे और यहाँ पे दिस डॉट करके एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स कर देंगे तो हमें एक्सेस हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉप्स, ठीक है। अगर हमें स्टेट क्रिएट करना है तो स्टेट के साथ कैसे काम करेंगे, अभी ऑन क्लिक में ये जो हम सेट कर रहे हैं स्टेट, ये सेट काउंट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं इस तरह से एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टेट कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। यहाँ पे हम काउंट नाम से एक स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर जब भी बटन पे क्लिक हो उस स्टेट को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। हर एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर मेथड का एक्सेस है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर, देखो जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एरर आ जाएगी हमारे इस पूरे कंपोनेंट के अंदर। और एरर क्या बोल रही है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। बोल रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये बोल रहा है कि इसके अंदर तुम सुपर को कॉल करो। अब अगर आपने पढ़ा है ये क्या बोलते हैं क्लासेस, तो उसके अंदर मैंने सुपर भी पढ़ा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सुपर कीवर्ड कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा इसमें। ये देखो एक्सटेंड्स एंड सुपर कीवर्ड, तो ये चीज़ मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपको नहीं पता है सुपर कीवर्ड क्या होता है तो फिर से आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा। तो सुपर मैंने कॉल कर दिया, अभी ये एरर जो आ रही है वो काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, इसकी एरर आ रही है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे काउंट यूज़ किया जो कि डिफाइंड नहीं है, इसीलिए एरर आ रही थी। अगर मैं उसको हटा के रिफ्रेश करता हूँ तो एकदम सही से आ गया और चल भी रहा है, ठीक है। तो अभी हमें एक स्टेट क्रिएट करना है, और मैंने बोला कि स्टेट क्रिएट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब कंस्ट्रक्टर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक अगर स्टेट क्रिएट करना है तो हम कैसे स्टेट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दिस डॉट स्टेट करके एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करनी होती है, दिस डॉट स्टेट। और इसको एक ऑब्जेक्ट हम सेट कर सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं काउंट 0। तो ये इसका नाम स्टेट होना ज़रूरी है, ठीक है।
रिएक्ट इसी प्रॉपर्टी को लेगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको एक स्टेट की तरह ट्रीट करेगा। तो हमने दिस डॉट स्टेट करके एक काउंट नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। ठीक है, अब अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली इस तरह से, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे काउंट हमें दिख रहा है। अब प्लस करने पे माइनस करने पे हमें इसको इंक्रीज डिक्रीज करवाना है, यानी कि स्टेट को हमें सेट करना है। तो रिएक्ट हमें दिस के अंदर, अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग दिस करें, इधर ही कंसोल लॉग अगर मैं दिस कर दूं तो इसके अंदर हमें एक सेट स्टेट की प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो इधर भी नहीं दिख रही है। यहाँ पे इधर कहीं ना कहीं तो दिखेगी, ये देखो यहाँ पे हमें सेट स्टेट नाम से एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो हमें स्टेट को अपडेट करने में मदद करती है। ठीक है, ये हमारा स्टेट और ये है हमारा सेट स्टेट। तो अगर हमें स्टेट को सेट करना है उसके लिए हमें दिस डॉट सेट स्टेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, दिस डॉट, मैं ये चीज हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, ये प्लस वाले पे मैं कर रहा हूँ। और सेट स्टेट में क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट सेट करना है काउंट, और काउंट इज इक्वल टू क्या करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, ये चीज करना है। ठीक है, तो ये करने से हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को अपडेट करने, काउंट वाली प्रॉपर्टी को, और ये इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करें इस पर तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप डिक्रीज वाला खुद से इंप्लीमेंट करो। वीडियो को पॉज करके, बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस चीज़ को रिप्लेस करके, और प्लस को कर देना है माइनस। बस ये इंप्लीमेंट हो गया। अब माइनस वाला भी काम करेगा, प्लस वाला भी काम करेगा। ठीक है, तो दोनों एकदम सही से काम कर रहा है। ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट था, न्यू काउंटर। ठीक है, ये हमारा ओल्ड काउंटर है। अब जो हम प्रॉप ले रहे हैं उसको भी दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाने से पहले अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं तो हम कैसे काम करेंगे। तो दो स्टेट अगर हमें क्रिएट करनी है तो उन दो स्टेट्स को हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही, स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्रिएट करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिस डॉट स्टेट दोबारा से हम इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे काउंट टू इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी एक स्टेट के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसका नाम है काउंट टू। काउंट टू, उसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए जो भी ये है, ये उसके लिए HTML में लिख देता हूं यहाँ पे, और दिस डॉट काउंट टू हो जाएगा ये। और इसको जब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे भी काउंट टू हो जाएगा और यहाँ पे भी काउंट टू हो जाएगा। बस इतना करना है, और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट टू, यहाँ पे भी काउंट टू। तो अब आप सोच रहे होंगे जिस तरह से हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर काम किया है, तो जब भी हम अपने स्टेट को अपडेट करते हैं तो वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पूरा स्टेट था जिसके अंदर दो चीज़ें थी। हमारा जो स्टेट था उसके अंदर दो चीज़ें थी, एक तो काउंट था, एक काउंट टू था। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक बार हम चल के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, जो भी हमने किया है। तो ये देखो, स्टेट 1 काम कर रहा है अलग, स्टेट 2 काम कर रहा है अलग, और चल भी रहा है, प्लस माइनस दोनों हो रहा है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ थी। ये कंफ्यूजिंग चीज़ ऐसी थी कि हम यहाँ पे जब भी सेट स्टेट कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं जिसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी है, काउंट है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी काउंट है, काउंट टू यहाँ पे नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम अगर अपडेट कर रहे हैं तो हमें काउंट टू को भी यहाँ पे सेट करना होगा। काउंट टू इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट टू, इस तरह से करना होगा। लेकिन ये वाला काम रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली कर लेता है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो भी ये चलेगा। अगर मैं इसको, मैंने ये इस वाले को किया है,
तो इसको मैं माइनस कर रहा हूं तो भी चल रहा है सही से, लेकिन ये रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। ये केवल एक ही चीज को अपडेट कर रहा है, दूसरी चीज को एकदम से ओवरराइड करके गायब नहीं कर दे रहा है। हमने केवल यहाँ पे सेट स्टेट किया और काउंट 1 सेट किया है। तो अगर हम काउंट 1 सेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ये रिप्लेस करके, ये पूरा का पूरा रिप्लेस करके एक काउंट 2 को गायब ही कर दे। ये यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये केवल पार्शियली केवल इस चीज को अपडेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये डेवलपर को भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था कि हम तो ये पूरा का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं, तो वो पूरा नया ऑब्जेक्ट सेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये एक पार्शियली स्टेट को अपडेट करता है। अगर हम एक चीज को अपडेट कर रहे हैं तो उसी को अपडेट कर रहा है। ये हालांकि कन्वीनियंस के लिए बनाया गया था, लेकिन कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। कन्वीनियंस किस तरह से कि हमें दूसरा चीज लिखना नहीं पड़ा, हमने एक चीज को बता दिया, एक चीज को उसने ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम काउंट 2 को सेट कर रहे हैं, तो जिस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट में काम करता है उस हिसाब से अगर होता तो ये काउंट 1 तो गायब ही हो जाता पूरा का पूरा। हमें फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करना पड़ता है कि हमें हम अगर काउंट 2 को सेट कर रहे हैं तो हमें काउंट 2 को मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पे काउंट 2 को बताना पड़ेगा कि काउंट 2 जैसा था वैसा ही रखना है। यहाँ पे अगर काउंट 2 को सेट कर रहे हैं तो काउंट 1 को, जो कि काउंट है यहाँ पे, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर काम करना पड़ता है। अगर हम दूसरे को अपडेट कर रहे हैं तो जिसको नहीं अपडेट कर रहे हैं उसको एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन जो कंपोनेंट बोल रहा हूँ, जो क्लास कंपोनेंट थे उसमें ऐसा नहीं था। उसमें अगर एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहे हैं तो वो दूसरी को वो मेंटेन रखता है, साइलेंटली केवल एक को ही अपडेट कर देता है, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच नहीं थी। इसीलिए ये भी एक रीज़न समझ सकते हैं कि जो नया तरीका है रिएक्ट के अंदर उसमें इस तरह से नहीं होता है। उसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही अपडेट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट सेट करेंगे पूरा का पूरा एज इट इज ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है सेम चीज़, और काम भी कर रहा है। बस हमें ये चीज़ दिखानी है, ओल्ड काउंटर यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है ये। और यहाँ पे हम नेम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया ऊपर ही। अगर हमें काउंट को भी और सेट काउंट को भी डायरेक्टली यूज़ करना है तो हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं उसको भी। काउंट यहाँ पे काउंट और काउंट 2 इन दोनों को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे दिस डॉट स्टेट से। यहाँ से डिस्ट्रक्चर अगर हम कर लें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को हटा देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से हटा देंगे और इन तीनों जगहों से भी हटा देंगे। ठीक है, तो अभी भी ये एकदम सही से काम करेगा। अगर हम ये इंक्रीज कर रहे हैं दोनों काम कर रहा है, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्रिएट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, और कुछ इस तरह से हमें प्रॉप्स का एक्सेस होता है। ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स करेंगे तो हमें प्रॉप्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे कोई फंक्शन टाइप में नहीं है तो फंक्शन के आर्गुमेंट में नहीं मिलता है, सीधा इसके दिस के अंदर मिल जाता है। अब कई जगह पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि सब लोग बोलेंगे कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉप्स रिसीव होता है और उस प्रॉप्स को सुपर के अंदर डालना होता है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो खुद से रिसर्च करके देख सकते हो कि ऐसा क्यों करना होता है। अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारा कंपोनेंट एकदम सही से चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है और काम भी कर रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैं अगर दिस डॉट प्रॉप्स को एक्सेस करना चाहूँ, console डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स, अगर मैं इसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये देखो प्रॉप्स अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा,
ये प्रॉप्स यहाँ पे लेना होगा और इसको यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो अनडिफाइंड था ये चला जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमें प्रॉप्स यूज़ करने हैं, दिस का यूज़ करके प्रॉप्स यूज़ करने हैं, तो हमें सुपर के अंदर पास करना पड़ेगा। और सुपर को मैंने और भी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या काम करता है, तो उसको आप उस वीडियो को आप देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सुपर कैसे काम कर रहा है। अगर आपने पहले पढ़ा भी था, अभी आप भूल गए हैं, तो एक बार रिफ्रेशर के तौर पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अगर हम सुपर पास करते हैं और अगर हम सुपर नहीं पास करते हैं तो, ठीक है। अगर हम सुपर पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस कर सकते हैं, और अगर सुपर के अंदर नहीं प्रॉप को पास कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेस ही करना है प्रॉप्स को, तो हम प्रॉप्स यहाँ पे मिल रहा है तो हम चाहें तो दिस को हटा दें तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सुपर के अंदर पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें दिस डॉट प्रॉप्स पास करने हैं तो मतलब दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस करना है तो सुपर के अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अगर हम सुपर के अंदर प्रॉप्स पास करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। और भी इंटरनली थोड़ा बहुत कुछ होता होगा तो आप उसमें रिसर्च करके देख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली एक क्लास कंपोनेंट, कैसे हम क्लास कंपोनेंट के साथ काम करते हैं। अभी इसमें बस इतना ही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है, यानी कि अगर हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, अगर हम जैसे यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे, अगर कोई कोड रन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर जो क्लास कंपोनेंट हैं, वहाँ पे हमें लाइफ साइकिल मेथड्स मिलते हैं, अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स मिलते हैं। भाई लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज़ इफेक्ट जो होता है उसके अल्टरनेटिव्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम हुक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हुक यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहेंगे, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर मेथड है और एक रेंडर मेथड है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या रेंडर, तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, बाद में रेंडर। आप यहाँ पे कंसोल लॉग कर लीजिए, ठीक है, और कंसोल लॉग कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे रेंडर। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद रेंडर कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है जब भी हमारा कंपोनेंट है वो रेंडर करने से पहले ये हमारे इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उसी टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। और जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होने जाता है तो रेंडर मेथड कॉल होता है। तो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ कौन सा पहले कौन सा बाद में कॉल होता है। और जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है, हर अपडेट के साथ, जैसे हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है ये रेंडर मेथड बार बार कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर केवल एक ही बार कॉल हुआ था। तो ये एक चीज़ थी जो मैं भूल रहा था, मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे यूज़ इफेक्ट की जगह पे हम और भी यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ करके वही सेम काम करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्ट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर स्टेट को और प्रॉप को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।